तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के बारे में एक पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी ये 2 क्वार्टर्स तो बीत चुके हैं इस कंपनी को लिस्टेड हुए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंपनी के बारे में बात करते हैं, कैसे हमारे पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ये बिजनेस कैसा है, इसका फिलॉसफी है, आगे जाके किस तरह से ये लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं खुद को। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कैसे नंबर्स वगैरह इनके आए थे और एक ओवरऑल फिर कंक्लूड करेंगे वीडियो को। सो ये आनंद राठी ग्रुप की कंपनी है। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट जो हमारी लिस्टेड कंपनी है उसी की कंपनी है बेसिकली ये भी। अब ये कंपनी क्या है, ये आपकी जो बेसिकली पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री होती है। आप देखते हो हमारे पूरे स्पेस में आपके एंजल वन हो गया, जियोजित फाइनेंशियल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये सभी आपकी ब्रोकिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर अभी ग्रो भी लिस्ट हुआ है, तो कुछ आपके बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर्स हो जाते हैं, फिर कुछ अभी आपके फुल स्टैक ब्रोकर्स होते हैं। तो ये कंपनी जो है ये आपका बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकिंग वाले फिलोसफी पे काम नहीं करता है। ये क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली जनरली क्या होता है, अपने जो एक हायर एज ग्रुप के पीपल होते हैं उनको सर्व करता है। फिर जिनके पास इनका कॉर्पस होता है वो ज्यादा होता है, उन सभी इंप्लॉयज को सर्व करते हैं। तो इस तरह से ये कंपनी खुद को आगे बढ़ाता है। तो बेसिकली क्या होता है, आनंद राठी जिस तरह से काम करता है, आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला कंपनी है, अपने क्लाइंट के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने की ये लोग पूरी थॉट प्रोसेस से चलते हैं कि धीरे धीरे वो एक क्लाइंट आएगा, वो अपना थोड़ा सा कॉर्पस डालेगा इनके पूरे पीएमएस एआईएस जो भी होता है, इनका एआईएफ जो भी होता है, ब्रोकिंग वगैरह करेगा। फिर धीरे धीरे जैसे 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 वो इनका जो क्लाइंट होगा वो ग्रो करेगा, उसके साथ उसका जो नेट इन्वेस्टेबल कॉर्पस है इसके इनकी कंपनी में वो भी इंक्रीज होगा। सो दे ट्राई टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देयर क्लाइंट। सो ये कंपनी थोड़ा सा इस तरह के बारे में है। तो अभी थोड़े से नंबर्स वगैरह देख लेते हैं हम लोग। सो अगर हम लोग इनका Q3 का नंबर्स देखें तो आपको Q3 में दिखेगा जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो आपका 21% ग्रो किया है और ऑलमोस्ट इसी के आसपास आप इनके पिछले क्वार्टर को देखोगे तो वहां से भी इनका रेवेन्यू उसी के आसपास ग्रो किया है। अब एबिटा पे आपको दिखता है कि इनके रेवेन्यू से ज्यादा का ग्रोथ है और पैट पे इवन ज्यादा का ग्रोथ है। इन सभी का क्या कारण है, हम लोग उस चीजों पे आते हैं। अब ये जो इतनी भी कंपनीज है अभी देख रहे हैं आप, पूरे इंडिया में एमटीएफ का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही लो है। तो जितनी भी कंपनीज है वो आपकी बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फंडिंग जो होती है उसके वाया अपने क्लाइंट्स वगैरह को बेसिकली लोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग देते हैं एट द ऑफ कोर्स एट अ इंटरेस्ट रेट, ताकि वो लोग जाए और उससे एक बड़ा ट्रेड कर सके या फिर बड़े जितने भी इनको शेयर्स वगैरह खरीदने होंगे उस तरह से कंपनीज करने की बात करती है। सो जितनी भी कंपनीज है वो बेसिकली अपने एमटीएफ बुक को एक्सपांड करने की बात कर रही है। सो जब आप आनंद राठी को देखते हो ना, तो इनका जो भी पूरा इन्होंने आईपीओ लाया था लगभग 700 या 800 करोड़ का इनका पूरा आईपीओ का अमाउंट था। सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड देयर आईपीओ। सो बेसिकली ये लोग यही चाहते थे, क्योंकि इनका क्या हुआ ना कि डेब्ट बाय इक्विटी जो थी लगभग 2-2.5 के आसपास पहुंच गई थी। सो इन्होंने आईपीओ का लाया, अपनी बेसिकली वर्किंग कैपिटल कह लीजिए या फिर जो इनकी पूरी बैलेंस शीट पे मनी को रेज किया, एंड ये जो मनी है ये लोग डिप्लॉय करेंगे अपने एमटीएफ बुक को एक्सपांड करने के लिए। सो उसी में जब आप देखते हो ना इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका जो पूरा एमटीएफ बुक है वो भी बढ़ के आई थिंक 1200 करोड़ के आसपास हो गया है। अब यहीं पे जो इनका पूरा एम है बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, वो इनका अराउंड एम है लगभग 1500 करोड़ करने का। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा और इनके बारे में बताता हूँ। तो अगर आप इनका एमटीएफ बुक देखोगे ना तो बाय द एंड ऑफ FY25 वो लगभग 680 करोड़ के आसपास था। सो वहां से आप देखते हो कि जो इनका एमटीएफ बुक ये लोग अपने ग्रो करने की बात करते हैं तो लगभग 120%, मतलब 680, मतलब वहां से आप 2 टाइम्स कीजिए, लगभग लगभग 1400-1500 करोड़ होगा। सो जो इनका नेट गाइडेंस है एमटीएफ बुक को ग्रो करने का लगभग 1500 करोड़ का है। अब यहाँ पे दो चीजें आप नीचे देख सकते हो, एसेट अंडर कस्टडी और एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब एसेट अंडर कस्टडी क्या होती है, ये बेसिकली इनकी जो पूरी ब्रोकिंग बुक है, मतलब जहाँ पे आपका जो क्लाइंट है वो आपका कैश सेगमेंट में काम करता है, जहाँ पे आपकी जो आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो अपने डीमैट अकाउंट में रखते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म, एट द सेम टाइम जो आपकी इंट्राडे वगैरह कुछ लोग करते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी बेसिकली एसेट अंडर कस्टडी या फिर कैश सेगमेंट के अंदर आती है। फिर साथ ही साथ जो कुछ एफएनओ वगैरह करते हैं। अब ये जो कंपनी है ना इसका फिलॉसफी अगेन डिस्काउंट ब्रोकर से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जो एफएनओ होता है ये बेसिकली इट्स नॉट फॉर लाइक अ डेली ट्रेडिंग वगैरह होती है। यहाँ पे ये लोग जो अपने एफएनओ करते हैं ये बेसिकली आपके हेजिंग पर्पसेस वगैरह के लिए करते हैं, क्योंकि जो इनका कॉर्पस होता है, क्लाइंट्स बड़े हैं, लगभग करोड़ वगैरह में इनके जो भी इनका ब्रोकिंग अकाउंट होता है, मतलब करोड़ या 5 करोड़ 10 करोड़ उस तरह से रुपीज रहता है। तो वहां पे आपको जो हेजिंग पॉलिसी यूज करनी पड़ती है, तो वहां से इनका एफएनओ वाला रेवेन्यू आता है, जो कि अगेन आपका एसेट अंडर कस्टडी के रूप में जाता है। अब साथ ही साथ आप यहाँ पे देखते हो कि एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, इट इज जस्ट लाइक अदर जो आपके एएमसी कंपनीज होती है, इट्स लाइक जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा बिजनेस है, जहां से ये लोग अपनी म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एआईएफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर आपका पीएमएस वगैरह होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं जो कि बेसिकली हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स है। तो वहां पे इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है। अब आप दोनों चीजों में देख सकते हो, एसेट अंडर कस्टडी और एज वेल एज एयूएम जो है, दोनों में आपको काफी अच्छा ग्रोथ दिखता है। लगभग 47% आपका एयूसी में ग्रो किया है और 32% आपका एयूएम में ग्रो किया है। अब
टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स है वो ऑफ कोर्स आपको कम दिखेंगे व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद एसेट अंडर कस्टडी और एसेट अंडर मैनेजमेंट, बिकॉज जो क्लाइंट है इनका वो बेसिकली आपको जो स्टेबल होता है 10-15% उसके आसपास ग्रो करेंगे। अब फाइनली अगर आप डेट बाय इक्विटी देखोगे तो वो आपको ड्रास्टिकली यहाँ पर डिक्रीज दिखता है, 2.36 से घट के वो 2.59 हो गया। अगेन व्हाई? बिकॉज जो इनका आईपीओ का फंड आया है दैट हैज बीन यूज्ड टू रीपे योर डेप्ट। अब इसका रिजल्ट क्या है दैट यू विल सी, जो इनके फाइनेंस कॉस्ट में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है दैट वी विल सी। अब यहीं पे अगर हम लोग इनके पूरे रेवेन्यू मिक्स को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो इनका ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स है ना, लगभग 50% जो इनका रेवेन्यू होता है, 52% है प्रेजेंट क्वार्टर में, वो इनका ब्रोकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज होती है। अब ब्रोकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज में क्या आती है, जो भी इनके ट्रांजेक्शंस करते होंगे क्लाइंट्स वगैरह, वहाँ पे इनको कुछ कमीशन मतलब बेसिकली ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते होंगे, फिर साथ साथ डिपॉजिटरी इनकम वगैरह होते हैं, वो सभी चीजों को आप जितनी भी आपकी ब्रोकिंग वाली रेवेन्यू होगी वहां से आता है। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे मतलब लगभग 50% डिवाइडेड है, 50% आपका लगभग कैश सेगमेंट से आता है और 50% जो होता है वो आपका एफएनओ वगैरह से आता है। सो ये बेसिकली एक, जब आप इसको बाकी कंपनी से कंपेयर करते हो ना एंजल वन वगैरह से, तो वहां पे आपको दिखेगा जो ब्रोकिंग रेवेन्यू होता है वो लगभग 70% 60%, अभी तो थोड़ा सा घट गया है, तो बट वहां पे आपको ब्रोकिंग का जो पूरा डोमिनेंस होता है उनके पूरे बैलेंस शीट में वो काफी ज्यादा दिखता है। तो बाकी कंपनीज भी जो है वो अपने उस बुक को कम करने की कोशिश कर रही है और वो लोग भी एमटीएफ बुक को बढ़ाने की बात करते हैं। सो आनंद राठी के केस में आपको क्या दिखता है कि लगभग 52% जो है वो आपका पूरा ब्रोकिंग सेगमेंट से आता है। अब बचा हुआ 50% कहाँ से आता है? यहाँ पे 2 या 3 कंपोनेंट्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले तो इंटरेस्ट और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए कि अभी जो हमने देखा कि लगभग 1200 करोड़ का इन्होंने अपना एमटीएफ बुक कर लिया है, तो वहां पे जो क्लाइंट है वो बेसिकली उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लगभग 15% पे इंटरेस्ट रहता है, उसके अंदर भी बहुत सारे मतलब इशूज चल रहे हैं, तो वो उससे लगभग जो इनका रेवेन्यू आता है लगभग 18% का आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या है, ये जो हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की थी अभी, जहां से ये लोग अपनी म्यूचुअल फंड हो गया, पीएमएस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां से भी आपको 10% का इनकम दिखता है। नाउ तो फाइनल थिंग इज जो अदर इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो लगभग 20% है। ये क्या है? अब देखिए क्या होता है, जब किसी भी ब्रोकर को एमटीएफ देना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को, तो हाँ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज मैंडेटेड बाय सेबी कि आपको उसके मार्फत मतलब उसके उस चीज के लिए आपको एफडी रखने पड़ेंगे बैंक में। अब बैंक जो आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स हो गया फिर कोई अदर कंपनी है, उसको एक एलसी देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, मतलब इन केस ऑफ डिफॉल्ट के लिए। अब वो जो एलसी होती है वो जाके अपने बेसिकली सेबी वगैरह को देगा और उसके बेस पे सेबी इनको सैंक्शन करता है कि आप इतना लिमिट तक एमटीएफ दे सकते हैं। अब अब ये जिन्होंने पूरी पैसे रखे अपने बैलेंस शीट से बैंक्स के अंदर, अब उस पैसे पे ये लोग अपना इंटरेस्ट अर्न करते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट के रूप में इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सो एक ये लो यील्डिंग प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं, या फिर जो इनके बैलेंस शीट पे एक अदर इनकम के रूप में आता है। अब इसका जो परसेंटेज है अभी 20% है, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी। सो दिस इज ये इनका पूरा रेवेन्यू सेगमेंट हो गया। अब आप तीनों में देखोगे ना तो इनका हर बुक में लगभग लगभग काफी अच्छा ग्रोथ दिखता है आपको। तो लगभग अगर आप इनका एमटीएफ बुक देखोगे, सिंस वो रैपिडली एक्सपांड कर रहा है, तो उसका जो ग्रोथ हुआ है लगभग 46% में ग्रो किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम भी लगभग 37-38% पे ग्रो किया है। सो ये पूरा इनके रेवेन्यू के स्प्लिट के बारे में हो गया। सो अब वन मोर पॉइंट आई वांट टू से कि आप देखिए अभी लगभग आप देख रहे हैं 52% इनका पूरा ब्रोकिंग से आ रहा है, और लगभग 28% जो है वो आपका बेसिकली कोर इनकम आप कह सकते हैं, विच इज अपार्ट फ्रॉम ब्रोकिंग। और जो 20% है वो आपका बेसिकली फिक्स डिपॉजिट हो गया, वो तो बेसिकली बैंक में आप गारंटी बैंक पे रख रहे हो पैसे, उसके लिए आ रहा है। अब जो इनका ओवरऑल अगर टारगेट है अपकमिंग आई थिंक 2 साल के अंदर, तो अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 52% ब्रोकिंग से आ रहा है, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है आपके मार्केट साइकिल्स वगैरह पे, और जो बाकी 48% है वो आपका सॉर्ट ऑफ रिकरिंग इनकम कह लीजिए, फिक्स इनकम कह लीजिए, उस तरह की चीजें हैं। अब इसको ये जो पूरा इनका रेवेन्यू स्प्लिट को जो चेंज करने की बात करते हैं वो लोग 50-50% करने की बात करते हैं, जो कि आपका अपकमिंग 1 या 2 साल में करने की बात कर रहे हैं लोग। सो ये बेसिकली इनका थोड़ा सा गाइडेंस के बारे में बात होगी। अब यहीं पे इनका जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के बारे में अगर आप देखोगे ना, तो वैसे क्लाइंट जो ब्रोकिंग सेगमेंट में काम करते हैं, अब ये Q3 के बारे में है, पूरे साल को जब आप देखोगे तो ऑफकोर्स इस नंबर से ज्यादा आएगा। अब उसमें जब आप देखते हो तो लगभग 96,000 पूरे इनके क्लाइंट्स है। अब जो क्लाइंट बेस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे लगभग 5% पे ग्रो किया, और ईयर ऑन ईयर भी आपका 6.5% पे ग्रो किया है। अब उससे इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये देखिए कि लगभग जो टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स है उसमें से जो ब्रोकिंग करते हैं लगभग 97% क्लाइंट्स जो है वो आपकी ब्रोकिंग सेगमेंट में आते हैं, और वो भी जो है वो इक्विटी कैश सेगमेंट में काम करते हैं। मतलब क्या, जो अगेन आपके शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखते हैं उन चीजों को। सो आपको वहां से दिख रहा है कि क्लाइंट का जो प्रोफाइल है वो इट इज क्वाइटली वाइडली डिफरेंट व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अदर डिस्काउंट ब्रोकर्स कंपनीज। अब ये चीज है। अब साथ ही साथ जब आप देखते हो ना, तो आपको स्प्लिट जो दिखेगा लगभग लगभग Q3 के अंदर, वो आपका इक्विटी सेगमेंट में 50%, और आपका एफएनओ सेगमेंट है वहां पे भी 50% है। सो ओके, अभी जो मैं आपको एसेट अंडर कस्टडी की बात करता हूँ जो कि ब्रोकिंग सेगमेंट के अंदर है, जो कि अभी लगभग 10 जो भी है इसका नंबर लगभग 48% पे ग्रो किया है, और साथ ही साथ जो इनकी क्लाइंट्स वगैरह है वो भी 6% पे ग्रो किया है। सो ये चीज है। अब
इस स्लाइड से आपको काफी अच्छा क्लियर मालूम चल जाएगा कि जो इनका बेसिकली कस्टमर बेस है वो कितना डिफरेंट है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अदर कंपनीज। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो लगभग 50 और 54% जो क्लाइंट है इनके, वो 3 ईयर से ज्यादा है, मतलब उनका जो बेसिकली विंटेज क्लाइंट्स जो है इनके 3 ईयर से ज्यादा रहते हैं। तो ये भी आपको दिखा रहा है कि जो क्लाइंट एक बार इनके इनकी कंपनी में आता है, मतलब या फिर जो इनके ब्रोकिंग ब्रोकिंग पूरे सेगमेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे आता है, तो वो थोड़े समय के लिए नहीं आता है, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, धीरे धीरे अपना कॉर्पस बिल्ड करता होगा। अब उसी के साथ आपको ये दिखता है कि जैसे जैसे आप देखते हो ना कि लगभग 84% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो 30 ईयर्स एंड अबव एज के हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर्स देखा, एक टाइम का पैरामीटर देखा, एक एज का पैरामीटर देखा। तो जैसे जैसे किसी हमारे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे पास जो इन्वेस्टेबल कॉर्पस होगा वो बढ़ जाएगा। हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है, लोग अपने जो एफ वगैरह करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे जैसे वो लोग बड़े होंगे दे विल फोकस मोर टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट साइड। तो इंसान का जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज हो जाता है समय के साथ। तो उस बेसिस पे आप देख रहे हो कि इस कंपनी का जो पूरा एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले क्लाइंट्स वगैरह को ये लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। सो इसमें आपको दिखता है। अब इसके अलावा इसी में हम लोग अगर देखें, अब यहाँ पे आप देखिए, अब ये लोग जो अपने मॉडल मॉडल है इसको कहते हैं फिजिकल मॉडल कहते हैं। बेसिकली फिजिकल प्लस डिजिटल डिजिटल कॉम्बिनेशन है, उसका मॉडल कहते हैं। तो आप देखेंगे इनका बहुत आपके बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म आपका बेसिक उसमें उसमें दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक जो ब्रोकिंग साइड में रहता है जिससे क्लाइंट ब्रोकिंग वगैरह करता है, और एक बैकएंड में रहता है जहां से बेसिकली इनके रिलेशनशिप मैनेजर्स वगैरह हो गए, अपने बाकी चीजों से कनेक्ट करते हैं, वो सारा मॉडल रहता है। अभी उसमें आप देखेंगे इसके अलावा जो इन्होंने जो ब्रांचेस वगैरह भी हैं, लगभग टोटल 97 ब्रांचेस है ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया। सो बेसिकली वहां से जाके लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी पेनिट्रेट करते हैं, वहां से कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो लगभग आप देखेंगे तो लगभग 71% इनका जो पूरा क्लाइंट बेस है वो आपका टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में है। सो ये चीजें, और इसमें ये लोग अभी पिछले क्वार्टर से लेकर अभी तक में इन्होंने लगभग 5 मोर ब्रांचेस खोले हैं। सो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। आप इनके एमटीएफ बुक को देखिए। एमटीएफ बुक अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे ना तो लगभग 46% ग्रो किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीमेंट है। फाइनली तो आपको इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है मतलब एमटीएफ बुक पे, वो भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 25% पे इंक्रीज दिखता है, और ईयर ऑन ईयर तो आपको अप्रोक्सीमेटली सेम आइदर इंक्रीज किया है। अब किसी भी कंपनी को आप देखते हो तो कितना बेसिकली, एक तो इनका क्या है ना, एमटीएफ बुक में कोई एनपीएस नहीं है अभी तक। सो जब आप इनके एमटीएफ बुक को देख रहे हो तो यू कैन सिंपली कंपेयर इट विद एनी बैंकिंग कंपनी। बेसिकली अल्टीमेटली ये लोग तो एमटीएफ बुक के बाया अपने क्लाइंट्स को लोन ही दे रहे हैं ना, एट अराउंड 14-15%। अब तो बेसिकली जब आप उस तरह के लोन बुक को देखते हो तो वहां पे आपको उसकी ग्रैनुलरिटी को देखना पड़ता है। अब वही उसको आपको समझने के लिए आप यू कैन सी कि जो इनका लगभग 61% जो टोटल क्लाइंट्स है बेसिकली एमटीएफ बुक है, वो आपका ऐसे कस्टमर्स को गया है जिनका जो इन्वेस्टेबल कॉर्पस है वो 1 करोड़ से कम है। सो वो आपको दिखता है कि बेसिकली इट इज अ वेल डाइवर्सिफाइड बुक है, जो कि जो इनका एनपीएस वगैरह की जो रिस्क होती है। सो दिस इज हाउ द कंपनी इज गोइंग ऑन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में देखिए, इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम हमको दिख रहा है ऑफ कोर्स 32% पे ग्रो किया है। अब यहाँ पे आपको इतना है कि इसमें दो चीजें आती हैं, एक म्यूचुअल फंड आता है, एक पीएमएस और एआईएफ आता है। अब पीएमएस और एआईएफ जो होता है वो एक हाई मार्जिन बुक है। अब एट द सेम टाइम आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको दिखेगा कि इनका ऑफ कोर्स एयूएम बढ़ा है, बट व्हेन यू आर लुकिंग इन द टर्म्स ऑफ इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरता हुआ दिखता है। अब ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसका दो तीन कारण है। एक आप देखेंगे ना कि बेसिकली जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन इनकम देखते हो तो ये बेसिकली ट्रेल बेसिस पे होता है। ये अपने आनंद राठी की वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो आप देखते हो ना, जब ट्रेल बेसिस पे आपने देखा कि 12 मंथ में मार्केट बहुत ही चौपी रहा है, तो उसके कारण जो आपको नेट रेवेन्यू अर्न होता है, आपकी जो एयूएम होगी वही घट जाएगी, जो क्लाइंट्स वगैरह का है। तो उसी कारण इनका जो ट्रेल रेवेन्यू है वो घट गया। दूसरा क्या है, क्वार्टर 2 में इन्होंने बहुत सारे हाई मार्जिन एआईएफ जो पीएमएस वगैरह उन प्रोडक्ट्स को सेल किया था, तो इसके कारण क्या दिखा आपको क्वार्टर 2 में थोड़ा सा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक उसका रिजल्ट है। और थर्ड अगर आप देखेंगे तो जनरली जब एयूएम आता है तो उसका जो रेवेन्यू होता है वो आपको समय के साथ दिखता है। सो कंपनी ये कहता है कि बेसिकली ऑल्दो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा दिख सकता है कि रेवेन्यू में घटा है, बट यू हैव टू लुक एट द होल एसेट अंडर डिस्ट्रीब्यूशन साइड, जो कि आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि बेसिकली क्या है, जो रेवेन्यू जनरेटिंग इनकम, रेवेन्यू जनरेटिंग चीज है बेसिकली बिजनेस का, वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने अभी क्या किया है, वन वन मोर चीज आप इस बिजनेस के बारे में आप देखेंगे ना, ये बिजनेस क्या करता है, अपने जो क्लाइंट्स के नीड बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की बात करता है। तो अभी जैसे देखिए जो क्लाइंट्स हैं इनके, एक तरह से उनको फुल कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की बात करते हैं। सो इन्होंने क्या किया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में एक एजेंसी को हायर किया जिसके वाया ये लोग अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस वगैरह हो गए। तो ये सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो वहां से भी एक न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम इनका आएगा। अब ये जो डिमांड है, ये दिस डिमांड इज कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स। अब ये जो है आप देखते हो कि अभी तो इनके पूरे रेवेन्यू सेगमेंट पे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वहां से लगभग नेग्लिजिबल पूरा इनकम है। अब जनरली जो लोग इंश्योरेंस वगैरह खरीदते हैं वो आपके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर खरीदते हैं। सो क्वार्टर 4 में हमें उसका अपडेट मिलेगा कि कैसा इनका पूरा इंश्योरेंस बिजनेस आगे की ओर बढ़ रहा है। सो ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में हो गया।
सो अगर आप 9 मंथ का देखोगे तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपको मार्जिन में एक्सपेंशन क्यों हुआ है। सो रेवेन्यू तो हमें दिख गया कि 21% पर इंक्रीज हुआ है। अब जब आप एबिटा मार्जिन देखते हो तो यहाँ पे आप देखिए इनका जो मॉडल है बेसिकली फिजिकल मॉडल हो गया और डिजिटल मॉडल है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये लोग कहते हैं कि लगभग अराउंड आई थिंक 40-50% जो उनके कस्टमर्स है वो खुद से बेसिकली पूरा अपना डिसीजन वगैरह लेते हैं। ऑफ कोर्स ये लोग जो रिसर्च रिपोर्ट होंगे वो प्रोवाइड करते होंगे। तो जब कोई कस्टमर ऐसे करता है, जब उनका क्लाइंट ऐसे करता है, तो यहाँ पे जो इनके आरएम्स होती है उनका काम कम हो जाता है। तो एक तरह से क्या है, कंपनी को जो मैन आवर्स होते हैं किसी एम्प्लॉय के इनके वो कम हो जाते हैं। अब उसके कारण क्या होता है, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म तो आपने बिल्ड कर लिया है। दूसरा, जो वो आरएम्स होंगे इनके वो यूज करेंगे उस टाइम को बाकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, है ना। तो बेसिकली उनकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तीसरा, अभी आप देखिए इनका क्या होता है ना, ये लोग अपने एआईज वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको जब आपको कंपेयर करना है, अगर आपको आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स को, तो आप उसको कंपेयर कीजिए पूना वाला फिनकॉर्प से। अब पूना वाला फिनकॉर्प में भी आप देखते हो कि वो लोग जो अपने एआई मॉडल्स वगैरह है कैसे इंप्लॉयज की इफिशियंसी बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां पे वो लोग बात करते हैं कि ईयर्स में उनके एक ईयरपीस रहेगा और जब वो क्लाइंट से बात करेंगे तो उसके बेसिस पे उनको फीडबैक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इनको ये क्वेश्चन देना है या फिर इस क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली ये लोग एआई वगैरह को यूज करते हैं, उस तरह के मॉडल्स पे आई थिंक जाने की बात कर रहे हैं कि कैसे अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो दिस इज हाउ उनके जो पूरे एबिटा मार्जिन है वहां पे जो कॉस्ट में कंट्रोल है और इफिशियंसीज को लाने की बात है, उससे इनका ओवरऑल एबिटा मार्जिन आपको एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है। दूसरा हम लोग पैट मार्जिन की बात करते हैं। अब एक तो इनको बूस्ट मिल गया, 21% पे आपके टॉप लाइन ग्रो किया है, तो एबिटा उससे ज्यादा ग्रो किया है बिकॉज आपके मार्जिन का एक्सपांशन है। दूसरा, अब एबिटा से हम लोग पैट की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको पैट मार्जिन में इंक्रीज दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि फाइनेंस कॉस्ट जो है इनका, अब इसमें भी अगेन दो तीन चीजें हुई है। एक, आपके रेपो रेट कम हो गए हैं तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा, अभी देखिए इन्होंने आईपीओ किया तो इनका डब पे हो गया। डब पे क्यों हो गया, उससे क्या है, सिंपली आपको फाइनेंस कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इनका फाइनेंस कॉस्ट में भी आपको एक बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इनको बेसिकली डबल इंजन हो गया एक तरह से ना, एक एबिटा मार्जिन पे बूस्ट मिल रहा है और दूसरा आपको पैट पे बूस्ट मिल रहा है। तो उसके कारण ओवरऑल जो इनका पैट मार्जिन है वहां पे आपको सिग्निफिकेंट लगभग 50% आई थिंक पैट कितना ग्रो किया, 71% पे इनका पैट आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है। सो ये चीज है। अब तो अब 9 मंथ में तो सिंस मार्केट पे पहले उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसका रिजल्ट आपको दिखता है कि 9 मंथ्स में पूरे इशू चल रहे हैं। तो इसीलिए इस बिजनेस को आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका इंप्रूवमेंट दिखना है। तो इस तरह से आप देखिए, तो यहाँ पे डेब्ट बाय इक्विटी ऑफकोर्स आपको कम होता हुआ दिख रहा है। सो ये सब चीज है। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम लोग इनके जो हमने गाइडेंस के बारे में बात किया, तो इनका एक तो गाइडेंस है कि एमटीएफ बुक को ऑलमोस्ट इस फाइनेंशियल में लगभग डबल से भी ज्यादा कर रहे हैं। तो 1500 करोड़ करने की बात है, जो कि लगभग 120% का ग्रोथ दिखता है आपको। सिमिलरली ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है उसको बढ़ा के लगभग 9500 करोड़ के करने की बात कर रहे हैं, जो कि FY25 के एंड में लगभग 6400 करोड़ था। तो वहाँ पे आपको 47% रेवेन्यू, मतलब 47% जम दिखता है अपने एयूएम से। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं ब्रोकिंग को 50% निकाल देता हूँ तो बचा लगभग जो 30% जो इनका बिजनेस है, मतलब आई थिंक हाँ 30% बिजनेस जो है वो आपका मोर देन 40-50% भी ग्रो करेगा। एमटीएफ बुक तो ऑफकोर्स उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। सो आपको ये दिख रहा है कि कंपनी जो है आपके एक हाई ग्रोथ फेज वाले फेज में चल रही है। दूसरा चीज आप ये देखिए, अभी इन्होंने अपने पूरे डेप्ट को पे कर दिया है। तो बेसिकली बिजनेस कैसे चेंज हो रहा है, अभी हमने देखा इनके पूरा जो रेवेन्यू स्प्लिट था वहां पे लगभग 20% इनका अदर इनकम आ रहा था, जहाँ पे एफडी की इनकम्स वगैरह थी। सो अभी जैसे जैसे ये लोग एमटीएफ बुक को एक्सपांड करेंगे, तो अभी क्या है ना, इनके बैलेंस शीट पे लगभग 3000 से लेकर 3.5 करोड़ के बीच में बेसिकली कैश है। कैश क्या है, एफडी के रूप में पड़ा है। अब उसकी वजह से ये लोग इंटरेस्ट अर्न करते हैं। अब इनका डेब्ट बाय इक्विटी कम हो गया है, तो क्या होगा, द एबिलिटी फॉर देम टू टेक लेवरेज इंक्रीज हो गई है। तो वो लोग क्या करेंगे, डेप्ट उठाएंगे, है ना, उस डेप्ट को डिप्लॉय करेंगे आपके एमटीएफ बुक के अंदर। तो क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, अपनी प्रोडक्ट मिक्स अपने एक लो इंटरेस्ट पे लिया और उसको एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट प्रोडक्ट की तरफ दिया, जो कि एमटीएफ बुक है। तो वहां पे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो आने वाले समय में जो आपको इस कंपनी को देखना है, तो आपको एक बेसिकली ये थोड़ा सा फाइनेंशियल मॉडल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। वन, डेब्ट बाय इक्विटी आपकी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखेगी आपको यहाँ से, इनका एमटीएफ बुक आपको एक्सपांड होता हुआ दिखेगा। और दूसरा चीज क्या है, आप देखिए जो अभी इनका अदर इनकम का फैक्टर है लगभग 20% जो इनका फैक्टर अभी पूरा एफडी के इंटरेस्ट रेट से आता है, तो वो आपको उसका परसेंटेज कम होता हुआ दिखेगा। ऑल्दो जो इनकी पूरी फिलॉसफी है कि 50% हम ब्रोकिंग से करेंगे, 50% नॉन ब्रोकिंग रेकरिंग आइटम से करेंगे, है ना। अब वो जो नॉन रेकरिंग आइटम है उसमें भी आपको दिखेगा एमटीएफ और जो डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम है वो बढ़ेगा, और जो इनका अदर इनकम एफडीज वाला है वो वहां पे घटता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपकी एमटीएफ बुक एक्सपांड करेगी ना। और दूसरा चीज, अगर आपको देखना है कि एफडी का रेट इनको क्या मिलता है, मतलब कैसे वो लो यील्डिंग बुक है, तो लगभग अभी देखिए इस क्वार्टर में लगभग इनका 50 करोड़ रुपया आपके अदर इनकम से आया है, जो कि आपका एफडी वाला इंटरेस्ट है। और इनके बैलेंस शीट पे लगभग 3000 से लेकर 3300 करोड़ के बीच में एफडी का मतलब पूरा अमाउंट पड़ा है। अब उसके बेस पर आप क्वार्टरली निकालिए तो लगभग 1.5% यील्ड मिलता है वहां से। तो अगर आप उसको ईयरली लेके जाओगे तो लगभग 6% का यील्ड मिलेगा। तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो इनका एफडीज रखा हुआ है उस पर लगभग अभी लोग 6% इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं।
अब उसके यूज करके ये लोग अपना एमटीएफ बुक एक्सपांड करेंगे, लेवरेज बढ़ाएंगे, तो वहां से एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ऑल दो यस, सिंस डेप्ट लेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वहां पे फाइनेंस कॉस्ट में भी आने वाले समय में बढ़ जाए। बट अगेन 2.5 से ऊपर जिनका डेब्ट बाय इक्विटी था उससे तो अभी घट के बहुत कम हो गया है, तो वहां पे जैसे ह्यूज स्कोप की फाइनेंस कॉस्ट उनका नेट नेट इंप्रूव होता हुआ देखिए। सो उनको आपको बॉटम मतलब जो एबिटा लेवल्स है वहां पे भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और जो बॉटम लाइन है मतलब फाइनेंस कॉस्ट लेवल है वहां पे भी आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो ये पूरा बिजनेस इस तरह से बढ़ रहा है आपको आगे। सो देखते हैं ये बिजनेस कैसा है, काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है। जब मेनी बार कंपेयरिंग विद आनंद राठी या ग्रो उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स क्या करना चाहता है। एक काफी डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद अदर्स। मैच्योर क्लाइंट्स की तरफ फोकस करता है, और एक जो एज होती है उसमें भी हायर साइड की तरफ रहता है। सो थैंक यू वेरी मच, होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।